वर्ल्ड वॉर 2। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस युद्ध की शुरुआत से लेके अंत तक के बारे में। जानेंगे ये युद्ध क्यों हुआ था, कैसे हुआ था और क्या क्या कारण बना कि विश्व युद्ध को दोबारा से लड़ना पड़ा दूसरी बार। चलिए शुरू करते हैं शुरू से। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं वर्ल्ड वॉर 2 में कौन कौन से देश लड़ रहे थे। तो यहाँ पे दो प्रकार के देश इस पूरे युद्ध में इन्वॉल्व थे। पहले थे एक्सेस पावर और दूसरे थे एलाई पावर। एक्सेस पावर में जिनका नाम आता है वो थे जर्मनी, इटली एंड जापान। वहीं एलाइज पावर में जिनका नाम आता था वो थे यूएसए, यूके, चाइना, सोवियत जैसे देश। दोस्तों, माना जाता है जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तो उस ज़माने में धरती की 5% पॉपुलेशन ख़त्म हो गई थी और करीबन 10 करोड़ लोग मरे थे, जिनमें से 7 करोड़ इंसान जो नॉर्मल सिटीजन्स थे वो मरे थे और 4 करोड़ सैनिक मरे थे। जी हाँ दोस्तों, ये पहला युद्ध था जिसमें आम नागरिक भी इन्वॉल्व हो गया था। आइए शुरू करते हैं दूसरे विश्व युद्ध की रीजंस के बारे में जानकर। दूसरा विश्व युद्ध का सबसे बड़ा रीज़न बना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1 और इनसे जीते हुए देश इसका सबसे बड़ा रीज़न बने। जहां पर सबसे पहले ये जो होड़ थी विश्व युद्ध की वो जर्मनी के अंदर लगती है। पहले विश्व युद्ध में जर्मनी जब यूएस और फ्रांस से हार जाता है तो यूएस और फ्रांस जर्मनी के ऊपर ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन कराते हैं, जिसे कहा जाता है पेरिस एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के तहत यूके और फ्रांस को जो भी नुकसान हुआ था प्रथम विश्व युद्ध में वो सारे चीज़ें जर्मनी देगा, मतलब किस्त के तौर पे, और हर साल जर्मनी यूएसए और यूके को पैसे देता था। लेकिन अब इस किस्त के कारण एक ऐसा कर्जदार देश बन चुका था जर्मनी कि उसके जनता के पास कल को ये भी नहीं मालूम था कि उन्हें कल खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। जर्मनी का उस समय मदद कर रहा था अमेरिका। ये मैं प्रथम विश्व युद्ध की बात बता रहा हूँ, अभी दूसरा विश्व युद्ध नहीं शुरू हुआ था। अमेरिका जर्मनी को बहुत ढेर सारे लोन दे रहा था। अमेरिका भी होशियार था, वो इंटरेस्ट पे लोन दे रहा था और जर्मनी एक तरफ लोन को लेता और दूसरी तरफ यूके और फ्रांस को चुका दे रहा था, जिसके कारण जर्मनी की जनता कंगाल हो गई थी। देश की इकोनॉमी चौपट हो चुकी थी और पूरा जर्मनी एक बदले के आग में जल रहा था कि कैसे हम यूके और फ्रांस से एक बार फिर से जंग लड़के ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल ख़त्म करा दें। और ऐसा समय चलता रहता है, अमेरिका मदद करता है, लेकिन आता है साल 1929 द ग्रेट डिप्रेशन, जब पूरी दुनिया में एक आर्थिक मंदी आती है। और ये मंदी कितनी भयंकर थी कि दुनिया में कई लोग बेरोजगार हो चुके थे उस समय के दौर में और दुनिया की कई जगह खानों की भी कमी पड़ी थी, जिसके कारण यहाँ पर जर्मनी में बहुत बड़ी भूखमरी आती है। अमेरिका जो उन्हें लोन दे रहा था वो कहता है देखो भाई अभी चल रहा है मंदी, 1 रुपया तुमको नहीं देंगे। और इधर यूके और फ्रांस डंडा किए हुए थे कि उनको पैसे चाहिए तो चाहिए, जो उनको मंथली उन्होंने हफ्ता बांधा हुआ था, एक हिसाब से सांसदों में ये कह सकते हैं। इसके बाद क्या था, जर्मन के लोग आग बबूला हो रहे थे, सरकार भागी थी, कुछ कर नहीं पा रही थी कि तभी 1933 सन आता है। 1933 में हिटलर की राज आती है, मतलब कह ले जो जर्मनी की सत्ता थी वो हिटलर के हाथों में चली जाती है। अब हिटलर का सत्ता आते ही उसकी 3 मुख्य उद्देश्य थे। पहला, वो चाहता था बदला। दूसरा, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की कुछ एरियाज थे जिसपे आस पड़ोस के बगल के देशों ने कब्जा कर रखा था, उसे वो वापस लाना चाहता था। और तीसरा, जितने भी ट्रीटीज फ्रांस और यूके से चल रहे थे वो उसे ख़त्म करना चाहता था। तो सबसे पहले उसने क्या किया, जितने भी ट्रीटीज थे फ्रांस और यूके के साथ, मतलब जो ट्रीटी साइन हुआ था, पैसे हफ्ते वगैरह देने थे, वो कहा हम इसे नहीं मानते और तुम्हें अब एक फूटी कौड़ी चवन्नी नहीं मिलने वाली जर्मनी से। इसके बाद यूके फ्रांस भी समझ गए कि भाई चलो माफ़ करते हैं, पैसे पे कौड़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जर्मनी यहाँ पे अकेला शांत हो जाता है। अब यहाँ पे थोड़ी जर्मनी की इकनॉमी संभलना शुरू हो जाती है और हिटलर ने भी इस इकनॉमी को थोड़ा सा बूस्ट कराने की कोशिश की थी। इतना चल ही रहा था कि जर्मनी का जो दूसरा मुख्य उद्देश्य था अपने ज़मीनों को फिर से लाना, तो उस ज़मीन को लाने के लिए 1 सितंबर 1939 को उसने पोलैंड पे हमला कर दिया। दरअसल पोलैंड ने जर्मनी की कुछ ज़मीनों पर कब्जा कर रखा था प्रथम विश्व युद्ध के दौर से, और इसको पाने के लिए हिटलर ने करीबन 15 लाख सैनिकों को पोलैंड में भेज दिया। और मात्र ये जंग जो था वो 1 महीना तक चला और 1 महीने में पूरे पोलैंड को हराकर इसने पूरे पोलैंड पे कब्जा कर लिया। अब पोलैंड पे कब्जा जब किया तो कोई भी देश पोलैंड की मदद करने नहीं आगे आया था। चाहे हम बात करते हैं यूके के और फ्रांस जो कि इस समय ठेकेदार बने हुए थे, कोई उनकी मदद करने ना, पोलैंड एक गुलाम देश बन गया जर्मनी की। अब जर्मनी पोलैंड में जाता है तो वहाँ पे अपना डेवलपमेंट वगैरह करता है और उसको अपने अंडर में ले लेता है।
पोलैंड को जीतने के बाद जर्मनी की इच्छा हुई कि वो यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस पे भी हमला कर दे, लेकिन हिटलर ये बखूबी जानता था कि यूके और फ्रांस एक काफ़ी डेवलप देश है और उनके पास हथियार, सैनिक, टेक्नोलॉजी सब कुछ है। तो अगर मुझे उनसे जंग लड़ना है तो पहले मुझे उतना टेक्नोलॉजी हथियार लाना पड़ेगा। अब इस चीज़ को करने के लिए जो हिटलर था या जर्मनी था, उसने छोटे छोटे देशों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया और अपने आस पड़ोस के जितने भी देश थे, जैसे कि नॉर्वे, डेनमार्क, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, इन सारे ही देशों को जीत लिया। और धीरे धीरे ऐसे करते करते जर्मनी था वो पूरे यूरोप के साम्राज्य पे अपना कब्जा कर लेता है। बस फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम बचे थे। अब ये दोनों की सबसे बड़ी गलती ये रही कि ये लोग शांत क्यों बैठे हुए थे, इन्हें हमला करना चाहिए था। लेकिन कहते हैं फ्रांस और यूके ये सोच रहे थे कि यार हम में से क्या मतलब, हमारा देश चल रहा है ना, लड़ने दो, दरकट नहीं मरने दो। ऐसा चल रहा था कि तभी 5 जून 1940 को जर्मनी का दिमाग खराब हुआ और उसने कहा जब यूरोप जीत लिया तो फ्रांस कौन सी बड़ी बात है, और 15 लाख सैनिकों के साथ फ्रांस पे हमला कर दिया। करीबन 2000 टैंक्स थे और बहुत आधुनिक हथियार साथ फ्रांस पे हमला कर दिया। यह जंग सिर्फ 15 दिन तक चली थी और 15 दिनों की इस जंग में फ्रांस पूरी तरीके से हार गया और फ्रांस पे जर्मनी का शासन हो जाता है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं तो जुलाई 1940 आते आते पूरा यूरोप अंडर जर्मन एम्पायर में आ गया था। अब सोचोगे यार अब बचा कौन था, आखिरी यूके। यूनाइटेड किंगडम कैसे बचा हुआ था और यूनाइटेड किंगडम पे क्यों नहीं जर्मनी हमला कर रहा था, इसके पीछे एक रीज़न है। यूनाइटेड किंगडम का अगर आप उस पर मैप देखोगे या ब्रिटेन की मैप देखना तो साइड साइड में आपको समुद्री इलाका मिलता था। हिटलर चाहता तो था यूनाइटेड किंगडम पे भी हमला करना, पर उसकी एक मजबूरी थी, उसके पास अच्छी वायुसेना नहीं थी। अगर वो जल सेना के जरिए ब्रिटेन को जीतने जाता तो ब्रिटेन की वायुसेना बहुत स्ट्रांग थी और उसे पानी में ही डुबो देती, जिसके कारण कुछ सालों तक यहाँ पर जो हिटलर था वो काफ़ी शांत रहा था और अपनी जो यहाँ पे वायुसेना थी उसको दिन प्रतिदिन मजबूत कर रहा था यूके पे हमला करने के लिए। कुछ सालों बाद जब हिटलर को ऐसा लगा कि अब सही वक्त आ चुका है कि हम ब्रिटेन से अपना बदला लें, तो उसने अपने वायुसेना विमानों को ब्रिटेन में दाखिल करा दिया और बहुत ज़्यादा यहाँ पर तबाही मचाई। जर्मनी जो था वो हिटलर था, उसको हमला तो करना चाहिए था ब्रिटेन पर, वहाँ के सैन्य अड्डों पर, लेकिन जर्मनी की सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो आम लोगों के एरिया में जाके बम गिराने लगा। जो ब्रिटेन के मासूम आम लोग रहते हैं, जैसे कि एक परिवार है, कहीं स्कूल चल रहा है, अस्पताल चल रहा है, उस जगहों पर बम गिरा दिया और बहुत लोग मारे गए, जिसके कारण ब्रिटेन बौखला उठा और पूरी तरीके से ये इंग्लैंड को ताबड़तोड़ जवाब दिया। अब जब इंग्लैंड ने जब ताबड़तोड़ जवाब दिया जर्मनी को, तो उसने भी सेम वही चीज़ किया, स्कूलों पे गिराए बम, अस्पतालों पे गिराए बम, जिसके कारण काफ़ी मासूम जर्मन लोग मारे गए और काफ़ी ब्रिटेन लोग मारे गए। इसीलिए इसे कहा जाता है ये सैनिक लोगों सेना के बीच नहीं लड़ी गई थी, इसमें सिविलियंस भी इन्वॉल्व हुए थे, जिससे कारण यहाँ पर जो जर्मनी रहता है वो अपने पाँव पीछे खींच लेता है, कहता है इसको तो हम बाद में देखेंगे, आइए दूसरी तरफ चलते हैं। यहाँ पे वो यूके को इग्नोर कर देता है और उसका नज़र जाता है सोवियत यूनियन, मतलब या फिर कहना रशिया को। अब यहाँ पे वो चाहता था कि रशिया को मैं कैसे जंग में इन्वॉल्व करूँ, कैसे मैं उसे जीतूँ। रीज़न ये था ना, जर्मनी था इतना सा और सोवियत रशिया था इतना बड़ा, समझिएगा। अब यहाँ पर जो हिटलर रहता है उसने अपना दिमाग चलाया और यहाँ पर सोवियत यूनियन के सैनिकों को पोलैंड में बुलाया, कहा कि मैं तुम लोग को पोलैंड गिफ्ट कर रहा हूँ और सोवियत यूनियन तुम अपने सैनिकों को पोलैंड में भेजो और यहाँ पे अपना राजथाट जाके स्थापना कर लो। अब यहाँ पे सोवियत यूनियन खुश हो गया कि यार जर्मनी तो बड़ा अच्छा है, उसने हमें ये जगह दे दिया। लेकिन यहाँ पे हिटलर की एक चाल थी, वो आपको आगे समझ आएगी। जैसे ही सोवियत यूनियन के करीबन माना जाता है उस समय 10 से 12 लाख सैनिक सोवियत यूनियन ने भेजा पोलैंड में और पोलैंड में हिटलर ने उन्हें मरवा दिया, जिसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे जो वॉर होता है वो जर्मन्स और सोवियत यूनियन के ऊपर चल जाता है। अब यहाँ पे जर्मनी सोचता है कि यार हमने इनके सारे सैनिक को मार दिया, चलो अब सोवियत यूनियन जीत पड़ते हैं। सोवियत यूनियन के पास उतने सैनिक तो नहीं थे, लेकिन जर्मनी के पास सैनिक बहुत थे। करीबन 30 लाख सैनिकों को जर्मनी ने सोवियत यूनियन में इन्वेट करने के लिए भेज दिया। लेकिन सोवियत यूनियन को जीतना इतना आसान नहीं था। इसके पीछे 2 रीजन्स है। पहला, सोवियत यूनियन का जो वेदर था, मतलब जो वहाँ पे टेम्परेचर वगैरह रहता था वो काफ़ी खतरनाक रहता था। सर्बिया साइड आप जाओगे तुरंत जम जाओगे, ऐसा कुछ कंडीशन था। और दूसरा कंडीशन ये था, सोवियत यूनियन के जो सैनिक थे वो काफ़ी ज़्यादा वेल ट्रेंड थे इन टर्म्स ऑफ विंटर की लड़ाई में। अब जैसे ही यहाँ पे जर्मनी की सेना वहाँ घुसती है तो बुरी तरीके से सोवियत यूनियन वालों ने पीटा, इतनी बुरी तरीके से पीटा कि कहने की कोई हद नहीं। 9 लाख जर्मनी सेना मारी गई वहाँ पे और कितने तो जम के दफन हो गए वहीं मालूम ही नहीं चला। इधर जब हिटलर उधर सोवियत यूनियन में घुसा था तो उधर ब्रिटेन ने भी मौका पाकर यहाँ पर और तेज अपना हमला कर दिया।
अब इसकी सेना चल गई उधर सोवियत यूनियन और जर्मनी बीच में फंस गया था। अब इसकी मदद करने आता है इटली, मुसलिनी कह लें। तो यहाँ पर इटली यहाँ पर वो भी चाहता था, जर्मनी की तरह ही था कि वो भी चाहता था अपना राज स्थापित कर ले। तो जर्मनी इटली अलायंस बन गया और कहा कि अब हम हमला करेंगे। अब इटली ने यूके के ऊपर हमला शुरू कर दिया, जिसके कारण यूके बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, उसकी इकनॉमी चौपट होने के कगार पे थी। अब यहाँ पे जर्मनी और इटली दोनों ने मिलकर नाक दम कर दिया था और उधर एक एशिया में एक और पावर जन्म ले रहा था, जिसका नाम था जापान। जापान का क्या ख्वाब था कि वो पूरे एशिया में अपना साम्राज्य खड़ा करे, और इस चीज़ को खड़ा करने के लिए वो 7 दिसंबर 1941 में अमेरिका के एक सैन्य अड्डे पर्ल हार्बर पे अटैक कर देता है। पर्ल हार्बर पे अटैक करते ही अमेरिका बौखला जाता है और जर्मनी बोलता है वाह जापान में बहुत अच्छा काम किया, और 4 दिन बाद ऐलान कर देता है कि अब हम भी अमेरिका से लड़ेंगे। मतलब देख रहे हो कितना बड़ा बेवकूफ़ था यार। आपकी दुश्मनी अमेरिका से नहीं है, पहले ही आपने सोवियत यूनियन में ठुरा के आ चुके हो, दूसरी तरफ आप अमेरिका से जा रहे हो टक्कर लेने। तो अमेरिका पे इन्होंने हमला घोषित कर दिया। दिन आता है 6 जून 1944, जब यूएसए और यूके ने मिलकर जर्मनी के खिलाफ हमला कर दिया। इधर से जर्मनी को सोवियत यूनियन ने धुल दिया और उधर से यूएसए यूके ने मिलकर जर्मनी को धुल दिया। जर्मनी पे हमला करने से पहले यूएसए यूके ने इटली पर भी हमला किया था, जिसमें उन्होंने मुसलिनों को गिरफ्तार कर लिया और इटली से का जो भूत था वो उतर गया। फिर उसका जब जर्मनी पे हमला किया तो जर्मनी बुरी तरीके से पराजित हो जाता है। इसके बाद सेना आगे बढ़ती रहती है और डेट आता है 30 अप्रैल 1945। अब ये वो दिन था जब पूरा जर्मनी कब्जे में हो चुका था सोवियत यूनियन के, और जो पावर्स थे मतलब हम कह लें एलाइज पावर के पूरे कब्जे में आ चुका था जर्मनी। हिटलर के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, उसने हार नहीं मानी और अपने आप को ही गोली मार के सुसाइड कर लिया। माना जाता है कि इसके पीछे काफ़ी सारे कॉन्स्पिरेसीज है, लेकिन रिपोर्ट ये कहती है कि हिटलर ने अपने आप को गोली मार के सुसाइड कर लिया था। लेकिन जंग यहाँ रुकता नहीं है, सब कुछ यहाँ पे यूरोप में शांत हो चुका था, जर्मनी ख़त्म हो चुका था, हिटलर ख़त्म हो चुका था और एलाइज पावर खुश थे। लेकिन जापान एक ऐसा देश था जो धीरे धीरे विकास हो रहा था। उसने अमेरिका के कई द्वीपों पे कब्जा कर रखा था और चाइना के कई द्वीपों पे कब्जा कर रखा था, जिसके कारण पूरी दुनिया के नाक में दम अकेले जापान ने कर रखा था। और जापान को शांत करने के लिए अमेरिका ने एक चेतावनी दी थी कि अगर जापान नहीं रुका तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। जापान ने कहा क्या कर लोगे, जंग ही ना करोगे, आओ कर लो जंग, हमारे पास सेना है, हथियार है, सब कुछ है। और ऐसे दिन चलता जाता है और आता है 6 अगस्त 1945। जब अमेरिका को कोई रास्ता नहीं नज़र आता इस जंग को रोकने के लिए, तो वो नागासाकी पे एक परमाणु बम गिरा देता है। और यहाँ पे अमेरिका की गलती ये थी इसमें कि परमाणु बम से गिराया तो गिराया, लेकिन जापान के जो मासूम लोग थे उनके बीच में गिरा दिया, जिनका इम्पैक्ट आज भी देखने को मिलता है। इसके बाद अमेरिका ने कहा कि अगर तुम नहीं रुके तो दूसरा भी हमला होगा। जापान को लगा कि यार ये तो बम गिर गया चलो मर के, लेकिन अब हम फिर बदला लेंगे। जापान फिर खड़ा होता है, लेकिन 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे भी बम गिरा दिया जाता है, जिसके कारण अब जापान पूरी तरीके से टूट चुका था और उसने यहाँ पे युद्ध को अंत करने का फैसला किया। अब जब जापान इस युद्ध को अंत करने का फैसला करता है तो यहाँ पर एक पूरी दुनिया में शांति स्थापित हो जाती है। यूरोप में शांति हो गई और यहाँ पर एशिया में शांति हो गई। लेकिन एक ऐसा क्रूर देश था जिसका हम कहते हैं नाम ब्रिटेन, जो कि हिटलर के बराबरी का क्रूरता करता था, और जापान को इससे हम बराबर में रख के देखें तो ये देश टूट चुका था। यूके की अर्थव्यवस्था गिर चुकी थी, उसकी सुपर पावर हेजीमनी चली गई थी। और इधर से भारत में जब आज़ादी मूवमेंट हुई तो ब्रिटेन को थूर के मारा गया और भगा दिया गया, जिसके कारण हम कह सकते हैं दूसरा विश्व युद्ध था, इसमें भारत का जो योगदान था वो सबसे बड़ा था आज़ादी में। अगर दूसरा विश्व युद्ध नहीं होता तो हो सकता था भारत आज़ाद नहीं हो पाता, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध ने यूके को तोड़ दिया और भारत को आज़ाद कर दिया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हमें एक चीज़ और देखने को मिला था, हमारे प्रिय नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी के साथ मिलकर एक सेना भी बनाया था जिसका नाम था आज़ाद हिंद फौज। तो कह सकते हैं दूसरा विश्व युद्ध ने हमें आज़ादी दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद की। आपका क्या राय रखते हैं इस पूरे विश्व युद्ध के बारे में? अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आपके मन में कोई सवाल हो तो वो भी पूछें। मेरे ख्याल से जितना क्रूर अगर जर्मनी को हम मानते हैं, हिटलर को मानते हैं, उसका दुगना क्रूर तो ब्रिटेन था हम भारतीयों की नज़र में, क्योंकि उसने भारतीयों पे बहुत ज़्यादा जुल्म उठाए थे। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी और वीडियोज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऋषभ मौर्य को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।